नमस्कार, आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। अभी हम पीटर हॉफ से आपके साथ लाइव जुड़े हैं। चुनाव का सीज़न है, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इस दौरान बहुत सारे सरकारी अधिकारी जो हैं उनके आप कई तरह के नोटिस देख रहे हैं, खासकर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के। लेकिन आज जो हम बात आपके साथ करने वाले हैं वो एक आईएएस अफसर की। मेरे साथ कैप्टन जे एम पठानिया जी मौजूद हैं। आर्मी के एक अच्छे खासे अनुभव के बाद प्रशासनिक सेवाओं में आए और प्रशासनिक सेवाओं में आने के बाद ये सरकारी नौकरी को छोड़ रहे हैं। आज एक तरह से ऑफिशियली लास्ट डे है, क्योंकि जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की जो फाइनल नोटिस होता है उसके बाद उसके कंप्लीशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। एक बात बहुत जानने की सब रीडर्स के लिए ज़रूर रहती है, उत्सुकता रहती है। बहुत सारे आपने कई तरह के एग्जाम्पल एक तरफ देखे हैं कि जो यंग जनरेशन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेवाओं में आना चाहती है और एलीट सर्विस जिसको आईएएस कहा जाता है उसमें आना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ एक एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं बहुत सारे जो हम अपने आसपास देखते हैं अफसरों के मामले में, कि जो अच्छी पोस्टिंग या बाकी नौकरी में जिस तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है उसमें पोस्टिंग पर ज़्यादा फोकस रहता है। कुछ एग्जाम्पल पठानिया जी की तरह ऐसे भी होते हैं जब जो अपने विल से डिसाइड करते हैं चीज़ों को और जो अपनी सर्विस है उसको अलग अलग तरह के अनुभवों के साथ उसको सुशोभित करते हैं। आज हम इनसे एक तो ये जानना चाहेंगे कि ऐसे मौके पर कि जब हर कोई नौकरी में बने रहना चाहता है और नौकरी के बाद भी पोस्ट रिटायरमेंट जो इंतज़ाम है उनको करने में लगा रहता है। आपने देखा हाल ही में जो जितने भी पद आसपास खाली होते हैं उनको लिए कितनी लॉबिंग होती है। तो ऐसे माहौल में ये अपनी नौकरी क्यों छोड़ने जा रहे हैं? और अभी अगर मैं इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको बताऊं तो इनकी जो रिटायरमेंट थी अभी 2022 चल रहा है। अगर रूटीन समय पे होती तो 2023 में होनी थी। इसलिए ये जानना चाहेंगे इनसे कि इन्होंने समय से पहले नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं? बड़ा स्ट्रेट आपका क्वेश्चन है और मैं आपको बड़ा स्ट्रेट आंसर भी दूंगा। जब हम सर्विस में रहते हैं तो उसके लिए आप देखें कि हमारे को एक बहुत हैंडसम सैलरी, पे, पर्क्स वो सारा हमको मिलता है। और अगर हमने अपना जो जॉब है उसके साथ हमने जस्टिस करना है तो फिर उसके साथ आप पब्लिक का बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, चाहे वो आपकी टूरिंग के ऊपर है, चाहे वो आपकी टीएडीए के ऊपर है, या आप अपनी सर्विस में रहते हुए जो भी आपके पास सैलरी और पर्क्स हैं उसके ऊपर पब्लिक को बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। नौकरी नहीं छोड़ने का या छोड़ने का जो रीज़न रहा वो ये था कि जिस वक्त मेरा ऐसा मानना है कि जब आपको ऐसा लगे कि आप सर्विस के साथ या लोगों का जो खर्चा मेरे ऊपर हो रहा है उसके साथ आप जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय ये ज़रूरी है कि हम उसको छोड़ दें। तो इसीलिए हमने ये प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली। लेकिन इसमें राजेश जी मैं आपको बड़ा क्लियर कर देना चाहूँगा कि सिर्फ नौकरी से ही रिटायरमेंट ली है, काम से रिटायरमेंट नहीं ली है। उसका रीज़न जो है वो बड़ा क्लियर है। अब आप इसको अगर ऐसे देखें कि मैं 1988 में आर्मी में कमीशन हुआ था। उस टाइम पे 5 साल तक हमने सर्विस की और 5 साल जो सर्विस मेरी कमीशन ऑफिसर के नाते हुई, एज ए कैप्टन मैं वहाँ से छोड़ के आया था। तो वहाँ पे मेरे को ऐसा लगा कि हमारे पास सिविल में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारी हमारी कंट्री में प्रॉब्लम्स हैं जिनको मेरे को कंट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी था। और मेरा उस टाइम का असेसमेंट आज भी ठीक है, क्योंकि जब मैंने आर्मी छोड़ दी थी 1993 में, उससे बाद से लेके आज तक कभी कोई वॉर नहीं हुई। तो आई वुड हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। लेकिन यहाँ पे मैं पिछले 25 सालों से लड़ाई लड़ता आया हूँ और उस लड़ाई में कुछ हद तक कामयाबी भी हासिल की है। तो अभी सर ये जो जैसे आप कह रहे हैं कि जब ऐसा लगे कि हम जिस पर्पस के लिए आए थे वो पर्पस नहीं डिलीवर हो रहा, तो क्या पोस्टिंग से नाराज़गी थी गवर्नमेंट से या कोई और वजह है? नहीं, उसमें मेरा ऐसा मानना है कि हमारा कई बार आपको चलते चलते आपकी जर्नी में बहुत अच्छी सीख मिलती है। मैं इसमें आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। मेरी पहली पोस्टिंग एज ए एसी डेवलपमेंट कम बीडीओ रामपुर थी। वहाँ पे हमारे सेक्रेटरी हमारे रिस्पेक्टेड बहुत ही इलस्ट्रियस ऑफिसर थे, एससी नेगी जी, सुभाष नेगी जी। उनका मेरे को फ़ोन आया कि कैप्टन पठानिया आपकी पोस्टिंग पू में की जा रही है, आपको कोई इशू तो नहीं है? तो बड़े रेयर पर्सनल सेक्रेटरी ऐसे होते हैं जो ऑफिसर से ऐसा पूछ लेते हैं। तो हमने उनको ये जवाब दिया कि सर आप हमारे को जहाँ मर्जी भेज दो, मैं तो फौज से ट्रेनिंग करके आया हूँ,
तो मेरे को आप ऐसी पोस्ट नहीं देना जहाँ पे काम ना हो। तो ये आपके क्वेश्चन का जवाब इसी में है कि उस टाइम के ऊपर हमने ये सीखा। तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि पठानिया ऐसा है कि आपको अगर ऑफिस दिया जा रहा है, कुछ लोग आपके साथ काम करने के लिए हैं, आपकी कोई जुरिस्डिक्शन है, तो कोई भी पोस्ट आपकी छोटी या बड़ी नहीं है। ये इनकम्बेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस पोस्ट को अच्छा बनाएगा या उसका पूरा बेड़ा गर्क कर देगा। वो सीख लेके हमारे को, इस सीख से मेरे को दो चीज़ें और सीखने को मिली। इससे मेरे को ये एहसास हो गया कि मेरे को कभी भी अपनी पोस्टिंग के लिए लॉबिंग नहीं करनी है। आज जब मैं छोड़ रहा हूँ प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेके, एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मेरे पास है कि इन 25 सालों में कोई वक्त ऐसा नहीं आया जब मैं किसी पॉलिटिशियन के पास या किसी ब्यूरोक्रेट अपने सीनियर के पास अपनी पोस्टिंग के लिए, ट्रांसफ़र के लिए या किसी एडजस्टमेंट के लिए मैं कभी गया हूँ। हमने कभी भी ऐसा मौका नहीं आया। दूसरा, यहाँ से जो दूसरी सीख थी वो ये थी कि हर पोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इवन लास्ट पोस्ट जिसको हमारा एग्रो इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन जिस यहाँ पे है, इवन मेरे को लगा कि आज तक जितनी असाइनमेंट मैंने ली हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट एग्रो इंडस्ट्री था, क्योंकि इसमें 80% पॉपुलेशन हिमाचल की जुड़ी हुई है। किसानों से रिलेटेड। किसानों से रिलेटेड। लेकिन सर एक चीज़ जो बड़ी महत्वपूर्ण अब है, क्योंकि अब आप छोड़ ही रहे हैं तो इसलिए इस सवाल को पूछना भी वाजिब रहेगा कि क्या जो प्रेजेंट सिनेरियो में बड़े सारे राज्यों में तरह तरह की घटनाएं होती रहती हैं, कभी कभी हिमाचल में भी होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए या जिस पोस्ट पे जैसे आप हैं, जिस सर्कल में ये काम करना होता है, क्या एनफ स्पेस है कि अपनी मर्जी से या जिसको कहें कि जो ज़रूरत है, जो जिम्मेदारी है इस पोस्ट की, उसके मुताबिक काम किया जा सकता है? इसमें जहाँ तक पोस्ट पे काम करने की बात है उसमें बहुत स्पेस है। अगर आप देखें, अगर हमारा, जैसे मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में डायरेक्टर था, तो वहाँ पे पूरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ऑनलाइन करने में कामयाब हो गए। अर्बन डेवलपमेंट में काम कर रहे थे तो वहाँ पे जो स्किल डेवलपमेंट है या स्मार्ट सिटीज़ है उसमें काम करने में कामयाब हो गए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में काम करने के लिए कामयाब हो गए। आपका जो प्रश्न है वो बड़ा वैलिड प्रश्न इसलिए है कि आपके पास स्पेस तो पूरा है जब आप हैं वहाँ पे, लेकिन उस स्पेस को जब कर्टेल कर दिया जाता है तो उस टाइम के ऊपर ऑफिसर्स जो हैं, हमारे बहुत ब्रिलियंट ऑफिसर्स हैं, वो उस काम को पूरा नहीं कर पाते। और उसमें इम्पॉर्टेंट सोचने की चीज़ ये थी कि हमारे पास जब भी हम कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण के तौर के ऊपर स्मार्ट सिटी का उदाहरण देता हूँ। स्मार्ट सिटी में काम करते करते हमने यहाँ से तकरीबन 20-30 हज़ार किलोमीटर अपनी व्हीकल ड्राइव की होगी। उसमें हमारा पेट्रोल लगा, हमारा TADA था। इसके साथ हमारी फॉरेन विजिट्स हुई। जब हम स्मार्ट सिटी की जो प्रपोजल थी उसको हमने पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूरोप में उसकी प्रेजेंटेशन की। लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया तो उस टाइम के ऊपर हमारी ट्रांसफ़र हो गई। अब उसमें मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मेरे को नुकसान हुआ कोई, लेकिन नुकसान तो धर्मशाला के लोगों स्पेस जो है वो, अगर वहाँ पे ऑफिसर अपने काम करता है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, स्कीम्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन शायद ये सिस्टम हमारा जो है, उस सिस्टम की वजह से हमारे को प्रॉब्लम आती है जहाँ पे हम अपने कामों को अधूरा छोड़ना पड़ जाता है। अब सर आजकल का जो माहौल ऐसा है, इसमें प्री मैच्योर रिटायरमेंट को चुनाव से जोड़ के देखा जाता है। इससे पहले कुछ एग्जांपल सामने आए हैं। एक DSP हैं, उन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट का नोटिस दिया है, IGMC के कुछ डॉक्टरों ने दिया है, और आपका तो खैर कंप्लीट ही हो गया। तो क्या अब अगला कोई पॉलिटिक्स में जाने का है, चुनाव लड़, क्योंकि आपने कहा कि काम जारी रहेगा? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि मैं एक सिस्टम में काम कर रहा था, और उस सिस्टम में अगर सुख सुविधा की बात करें, गाड़ी की बात करें, फैसिलिटीज़ की बात करें, तो उसको तो हम ऑलरेडी ही छोड़ चुके हैं और अपनी विल से उसको छोड़ा है। अब अगर मैं उसी सिस्टम में दोबारा जाता हूँ, जैसे अभी अक्सर लोग ऐसा समझते हैं कि पॉलिटिक्स में जाएंगे, एक पार्टी को ज्वाइन करेंगे, दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, तीसरी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। ये बहुत क्लियर है कि मैं किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूँगा। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करता हूँ तो उससे तो बेहतर यही था कि मैं IAS में कंटिन्यू करता और साथ में उसके बाद थोड़ा सा मेहनत करके री एम्प्लॉयमेंट का भी कोशिश करता, 3-4 साल वहाँ पे निकल जाते। लेकिन मकसद हमारा ये नहीं है कि हम अपनी रोज़ी रोटी या लाइवलीहुड के लिए काम करें। मकसद ये है कि आज 30 साल तक पब्लिक ने मेरे ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, उस इन्वेस्टमेंट को कैसे हम लोगों के पास वापस करें। हमारा अभी
अब क्या करने जा रहे हैं, और मैं अगर पॉलिटिक्स में किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करता हूं तो क्या करूंगा। बेसिकली हमारा जो 25 साल का एक्सपीरियंस रहा उसमें फॉर्चुनेटली अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं कम्युनिटीज़ के बहुत नज़दीक जाके मैंने काम किया, और 25 सालों से मैं ऐसा महसूस करता जा रहा हूँ कि 3 स्टेक होल्डर्स हमारी सोसाइटी में हैं। पहला स्टेक होल्डर हमारा सिटीज़न है, दूसरा हमारा ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो टेक्नोक्रेट्स हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस है, एचएएस है या दूसरे अधिकारी हैं, तीसरा हमारा पॉलिटिकल क्लास है। अगर हम ये देखें कि आज हमारा जो कम्युनिटी है उसमें मैंने 25 सालों में लगातार ऐसा महसूस किया कि हमारी कम्युनिटी के पास इंफॉर्मेशन एसिमेट्री बहुत ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन ज़ीरो है। आज अनएम्प्लॉयमेंट आदमी घूम रहा है तो उसको ये नहीं पता कि मेरे लिए कौन सी स्कीम अवेलेबल है। एक गरीब आदमी अगर है तो उसको ये नहीं पता कि मेरी गरीबी कैसे दूर हो सकती है, मेरे लिए कौन सी स्कीम है। आज आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ पे शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, धर्मशाला में या अदर म्यूनसिपल कमेटीज़ में हमारा यहाँ से रोज़ खबर आप भी देते हैं और बाकी लोग भी देते हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स का सामान जब्त कर लिया, उनको भगा दिया। लेकिन स्ट्रीट वेंडर एक्ट तो कुछ और बोल रहा है, आपका एनयूएलएम स्कीम जो है वो तो कुछ और बोल रही है। तो आज वो पुअर स्ट्रीट वेंडर जो है वो मर्सी के ऊपर है, हमारा ब्यूरोक्रेसी के ऊपर या हमारी ऑफिशियल क्लास के ऊपर, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन की कमी है। जब सोसाइटी में इंफॉर्मेशन की कमी होती है या इंफॉर्मेशन एसिमेट्री होती है तो उस टाइम के ऊपर एक नो डिमांड की स्थिति आ जाती है। अब किसी को एंटाइटलमेंट का पता नहीं है, गवर्नमेंट के कॉरिडोर्स में क्या चल रहा है उसकी जानकारी नहीं है, तो उस वक्त वो डिमांड भी क्या करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसको मिलना क्या है। जब नो डिमांड की स्थिति आती है तो नो सप्लाई की स्थिति आ जाती है। जब डिमांड नहीं हो रही है तो सप्लाई कौन क्यों करेगा। इसलिए हम अक्सर ये देखते हैं, अभी आप इलेक्शन की बात कर रहे थे, इलेक्शन के टाइम के ऊपर आप देख रहे हैं कि बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन किसी के पास कोई प्लान नहीं है। और वो जो है पब्लिक कंफ्यूज्ड है, वो सड़क पे खड़ा होकर देख रहा है कि ये आदमी ठीक बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, तो वो अपना कंसिडर्ड ओपिनियन, वेल इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाने में सक्षम नहीं है। वो आदमी जो अपनी आंखों से देख रहा है या जो उसको मिसफीड किया जा रहा है उसके ऊपर अपना डिसीजन लिया जा रहा है। तो आई विल वर्क फॉर दैट कम्युनिटी के साथ अवेयरनेस के ऊपर। और मेरा इसका करने का कारण एक और भी है, जब मैंने पू में चाहे कम्युनिटी के साथ काम किया, चाहे स्मार्ट सिटी में कम्युनिटी के साथ काम किया, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कम्युनिटी के साथ काम किया, 99.9% लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। और आप उसके गवाह भी हैं कि कहीं पे किसी आदमी ने कभी मेरे को ऐसा नहीं कहा कि मैं काम नहीं करना चाहता हूँ। एक सर जो महत्वपूर्ण बात आपकी बातों से मुझे लगी कि आपने अब लोगों को एम्पावर करने के लिए काम करना है। लेकिन जैसे पहली डीपीआर आपने बनाई थी जब पहली स्मार्ट सिटी हिमाचल को मिली थी धर्मशाला की, तो अगला जो एरिया ऑफ वर्क जिसको बोलते हैं, क्योंकि शिमला तो मुख्यालय इसलिए था क्योंकि नौकरी यहाँ थी, अब आगे क्या कौन सा स्टेशन जो है वो रहेगा आपका, जैसे एक सेंटर ऑफ वर्क होता है? उसमें मेरा, जैसे मैं आपको जानकारी है कि मैं धर्मशाला से ही बिलोंग करता हूँ, मेरा बचपन और यूथ और इवन आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो, आर्मी से आने के बाद भी मैं वहीं पे रहा हूँ। तो हमारा एक, आप देखें कि धर्मशाला में जो स्मार्ट सिटी आई थी और उसमें मैंने खुद काम किया था। अब मैं देखता हूँ कि जो प्रपोज़ल वहाँ पे बनी थी वो प्रपोज़ल बिल्कुल इम्प्लीमेंटेबल थी। अब उसको अगर हम उसको देखें तो उस प्रपोज़ल को तहस नहस किया गया है। जानकारी नहीं होने की वजह से हो सकता है, एरोगेंस की वजह से हो सकता है। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर वहाँ पे स्मार्ट सिटी बन जाती तो सिर्फ धर्मशाला के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनका बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, उसमें बच्चों के लिए वहाँ पे रोज़गार, ये सब चीज़ें जो थी, अगर ये धर्मशाला के लोग आज डिनाई कर देते हैं या उनको नहीं मिलती है तो आने वाले 50 सालों में ये पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारी 2-3 जनरेशन्स उसमें निकल जाएंगी, ये अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं मिलेगी। दूसरा, आप देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे अगर धर्मशाला में आप जाएं, शिमला में आप जाएं, तो पहले आयरन बिन्स होते थे, डस्टबिन होते थे। अगर आप साउथ इंडिया में भी जाएंगे तो वही डस्टबिन आपको साउथ इंडिया में भी मिलेंगे। आप देखें कि जो टाइल लगनी शुरू हुई थी आज से 5-7-10 साल पहले, पीली और सफ़ेद टाइलें लगा रहे थे और लाल टाइलें लगा रहे थे, आज आप देखें कि देखा देखी वो टाइल हर गांव में मिलेगी, हर शहर में मिलेगी।
अब उसकी क्वालिटी क्या है क्या नहीं है ये अलग सा मसला है, लेकिन आप देखेंगे कि रेप्लिकेशन जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन के साथ बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक स्मार्ट सिटी बन जाती है धर्मशाला, दूसरी स्मार्ट सिटी बन जाती है शिमला, तो उन स्मार्ट सिटीज़ में जो टेक्नोलॉजीज़ लोग मेहनत करके लेके आएंगे वो पूरे हिमाचल में रेप्लिकेट होंगी, रादर पूरे हिंदुस्तान में रेप्लिकेट होंगी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी सिर्फ धर्मशाला की नहीं, हिमाचल स्टेट की नहीं, पूरा कंट्री की अपॉर्चुनिटी मिस हुई है। वी विल वर्क फॉर दैट, और धर्मशाला के लोग जो हैं इससे बहुत आहत भी हैं। तो यहाँ से हम अपना काम शुरू करेंगे, और धर्मशाला स्मार्ट सिटी के साथ जो अपने 30-40 पंचायतें हैं उसका बेनिफिट पंचायतों को भी दिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए शायद जानकारी नहीं थी कि कन्वर्जेंस नाम की भी कोई चीज़ है। उस कन्वर्जेंस के साथ यही स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ को साथ स्मार्ट इनिशिएटिव्स को गांव में भी रेप्लिकेट किया जा सकता है। जी, तो कुछ और कहना चाहेंगे सर? हाँ, मैं आपको एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। अब धर्मशाला में आपका वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आपको ये 4 लाइन का वेस्ट मैनेजमेंट है। अगर आपने वेस्ट को मैनेज करना है तो उसके लिए आपको उसको रिसाइकल करना पड़ेगा। अगर आपने रिसाइकल करना है तो उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं कि 50 टन कूड़ा आपका शहर का आ गया और आप उसको सेग्रीगेट करने लगें। अगर आपको सोर्स के सेग्रीगेट करना है तो आपको सोर्स के ऊपर करना पड़ेगा। अगर सोर्स के ऊपर करना है तो आपको कम्युनिटी को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब जब टेक्नोलॉजी स्मार्ट सिटी आपका वहाँ पे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने के लिए लेके आएगी, तो आपकी हर पंचायत में 15 लाख से लेके 25 लाख रुपया आपका हर पंचायत को एलिजिबल है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, ग्रामीण में। अगर हमारे पास 40 पंचायतें हैं और 25-25 लाख रुपया आता तो 10 करोड़ रुपया हो गया। उस 10 करोड़ रुपए को अगर आप स्मार्ट सिटी में कन्वर्ज करते हैं तो वो 40 की 40 पंचायतें भी साफ होंगी, धर्मशाला भी साफ होगा। अगर डेनमार्क और स्वीडन बाहर से वेस्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं अपने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट चलाने के लिए, तो क्या इस कन्वर्जेंस से हमारी ये पंचायतें ठीक नहीं हो सकती? तो ये जो थोड़ा सा नॉलेज है लोगों के साथ शेयर करके, और इसके ऊपर हम काम करेंगे। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपके भविष्य के लिए भी। Thank you very और much. दूसरी बात ये कि जो पठानिया जी के साथ हमने 1-to-1 सेशन इसलिए किया क्योंकि आज ये अपनी सर्विस पूरी कर रहे हैं प्री मैच्योर रिटायरमेंट के बाद। हिमाचल कैडर के आईएएस अफसर हैं, बड़ी जगह काम किया हुआ है, तो अपने व्यूअर्स के लिए ये अपडेट देना ज़रूरी था। और इनकी बातों से जो लग रहा है वो भी आप लोग समझ गए होंगे, धर्मशाला आने वाले टाइम में इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये अभी के लिए अपडेट आपके साथ, और बाकी जो खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया।